मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीरू। आज हम लुब्रिकेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट से। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है टैन, जिसको हम बोलते हैं टोटल एसिडिटी नंबर। तो टोटल एसिडिटी नंबर को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एसिडिटी मीन्स लुब्रिकेंट में क्या होता है कि हमारे पास एसिड की प्रेजेंस के कारण कोरोजन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन द लुब्रिकेंट कॉज द एसिडिटी। तो एसिड की प्रेजेंस होने के कारण लुब्रिकेंट में एसिडिटी प्रोड्यूस होती है। और एसिडिटी के कारण क्या होता है कि लुब्रिकेंट जो है वो मशीनरी पार्ट को इफेक्ट करना प्रोड्यूस कर देते हैं। मींस मशीनरी पार्ट के ऊपर कोरोजन लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर कोरोजन लगना शुरू हो जाएगा तो मशीनरी पार्ट जो है वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। अब आपको ये तो पता ही है कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें उसका अपोजिट डालना पड़ता है। अपोजिट क्या होता है? बेस। ठीक है, तो हमें कुछ अमाउंट ऑफ बेस उसमें ऐड करना पड़ता है ताकि एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। और उस चीज को जितना अमाउंट ऑफ बेस हमें डालना पड़ता है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसे हम एसिड नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो हमारे पास एसिड नंबर है, एसिडिटी को स्टडी किया हमने कि एसिडिटी जो है वो एसिड की प्रेजेंस के कारण होती है और एसिड की प्रेजेंस के कारण कोरोजन प्रोड्यूस हो जाती है। और उसको रिमूव करने के लिए आपको उसे बेस ऐड करना पड़ता है जिसको हम एसिड नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है एसिड नंबर? क्या है? द अमाउंट ऑफ एसिड नंबर है the amount of base KOH in milligram added in 1 gram of oil to make it free from acid is called एसिड नंबर। उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड नंबर। ठीक है, जितना अमाउंट हम KOH का डालेंगे mg में 1 ग्राम ऑफ ऑयल के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं एसिड नंबर। ठीक, तो एसिड नंबर जो हमारा है वो गुड लुब्रिकेंट का हमारे पास लो होना चाहिए। मींस जो गुड लुब्रिकेंट होगा वो एसिड फ्री होना चाहिए। इसके लिए हमें उसकी प्रॉपर रिफाइनिंग करनी होती है ताकि उसमें एसिड का कोई भी पार्टिकल ना रहे। ठीक है, तो एसिड नंबर की कुछ वैल्यू होती है कि अगर एसिड नंबर जो है वो 0.1 से लेस है, एसिड नंबर क्या है? अगर 0.1 से लेस है तो वो हमारा गुड लुब्रिकेंट है। एसिड नंबर इज, इफ एसिड नंबर इज लेस देन 0.1, एसिड नंबर इज लेस देन 0.1, तो हमारा गुड लुब्रिकेंट होगा। ठीक है, बट अगर हमारा एसिड नंबर ग्रेटर देन 0.1 होगा तो वो हमारा लुब्रिकेंट जो है वो एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, रेडिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे वो क्या कर देगा? उसका कोरोड कर देगा मेटल को। ओके, तो एसिड नंबर जो है वो हमारा 0.1 से कम होना चाहिए ताकि हमारे जो मशीनरी का लुब्रिकेंट जो है वो प्रॉपर वर्क करे और मशीनरी को उससे कोई भी इफेक्ट ना हो। ठीक है, इसके बाद जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वो है एनिलीन। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है एनिलीन पॉइंट। एनिलीन पॉइंट हमें इसलिए भी पता करना जरूरी होता है क्योंकि एनिलीन पॉइंट अगर हमें पता होगा तो हमें ये पता होगा कि उसमें कितनी परसेंटेज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की प्रेजेंट है लुब्रिकेंट में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की प्रेजेंट के बारे में हमें इसलिए भी जरूरी है पता करना क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो रबर को डिसॉल्व कर लेते हैं अपने अंदर और जो पैकेजिंग मटेरियल होता है उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। अगर वो अपने अंदर उसको डिसॉल्व करते हैं पैकेजिंग मटेरियल को या फिर रबर को, तो मशीन जो है वो किसी भी चीज को जब पैक करती है तो वो पैकिंग जो है वो खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मीन्स मशीन जो है वो खराब काम करना शुरू कर देती है। तो इसलिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की परसेंटेज को हमें लो रखना पड़ता है। उसको पता लगाने के लिए हमें एनिलीन पॉइंट का पता होना चाहिए। तो एनिलीन पॉइंट होता क्या है? द टेम्परेचर एट विच द इक्वल वॉल्यूम ऑफ लुब्रिकेंट, वो टेम्परेचर जहां पे लुब्रिकेंट की वॉल्यूम और एनिलीन की इक्वल वॉल्यूम को मिक्स किया जाता है और एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाया जाता है। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब कि जिसको हमें एक जैसा नजर आता है, जिसमें हमें अलग अलग कुछ नजर नहीं आता। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर बनाया जाता है एंड डिसॉल्व इन ईच अदर। ठीक है, तो वो टेम्परेचर
जहाँ पे हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ लुब्रिकेंट और एनिलीन को मिक्स करते हैं ताकि वो होमोजेनियस मिक्सचर बनाए, ठीक है, एंड डिजोल्व इन ईच अदर। तो ये होता है हमारा एनिलीन पॉइंट। एनिलीन पॉइंट का पता लगाना इसलिए भी जरूरी है ताकि वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की प्रोडक्शन को हम लो कर सके, परसेंटेज को हम लो कर सके, ठीक है, और मशीनरी का वर्क जो है वो हम अच्छा कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है आयोडीन वैल्यू, ठीक है। तो आयोडीन वैल्यू जो है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आयोडीन वैल्यू क्या बताती है कि जो हमारा लुब्रिकेंट है वो लिक्विड फॉर्म में कितना प्रेजेंट है। मीन्स अब हमारे पास अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म्स में पढ़ते हैं तो हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, और वो सॉलिड फॉर्म में होता है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और उसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। कार्बन कार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो ये जो आयोडीन वैल्यू है वो हमें बताती है कि मेजर ऑफ टोटल अनसैचुरेशन ऑफ द ऑयल, मींस जो ऑयल है वो लिक्विड फॉर्म में कितना प्रेजेंट है। तो उसको मेजरमेंट करने के लिए जो हम जिस वैल्यू का हम यूज करते हैं उसको हम आयोडीन वैल्यू बोलते हैं। और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द नंबर ऑफ सेंटीग्राम्स ऑफ द आयोडीन। ये आयोडीन की टर्म्स में मेजर करते हैं हम, सेंटीग्राम टर्म्स में, ठीक है। एब्जॉर्ब क्या बोला है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द नंबर ऑफ सेंटीग्राम्स ऑफ द आयोडीन एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ द गिवन ऑयल। मींस सेंटीग्राम्स में कितने सेंटीग्राम आयोडीन जो है ऑयल एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड फॉर्म में रहने के लिए। मींस ऑयल के अंदर हमें कितना आयोडीन डालना पड़ेगा ताकि वो लिक्विड फॉर्म में रहे, उसको उसकी आयोडीन वैल्यू बोलते हैं। उस ऑयल की आयोडीन वैल्यू क्या है हमारे पास, कितना आयोडीन हम उसके अंदर डालेंगे ताकि वो अनसैचुरेटेड रहे, ठीक। तो फ्री एसिड्स हैव द हाईएस्ट आयोडीन वैल्यू। जो फ्री एसिड होते हैं, एसिड फ्री जो होते हैं, उनकी आयोडीन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और आयोडीन वैल्यू आर हायर फॉर द एस्टर, मतलब एस्टर जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके लिए आयोडीन वैल्यू जो होती है बहुत हाई होती है। अब आयोडीन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, जिससे हम डायरेक्टली उसकी किसी भी ऑयल की आयोडीन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आयोडीन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो देखिए जरा। आयोडीन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है आयोडीन वैल्यू इक्वल टू 100 इंटू 253.81 इंटू DB डिवाइड बाय MWF। ओके, तो जो यहाँ पे DB है उसका मीनिंग है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो ऑयल में प्रेजेंट है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा ऑयल हमें चाहिए और कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। MWF जो है हमारे पास है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैटी एसिड। जो फैटी एसिड हम इसमें डालेंगे या आयोडीन जो हम डालेंगे वो आयोडीन जिस फैटी एसिड के साथ मिक्स होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और जो 253.81 है वो एटॉमिक वेट है दो आयोडीन एटम का। जब हमें ये सारी वैल्यूज पता होंगी, मींस ये वैल्यूज हमने फिक्स रखनी है आयोडीन की, जब हमें डबल बॉन्ड के नंबर्स पता होंगे और हमें मॉलिक्यूलर वेट पता होगा, ठीक है, फैटी एसिड का, तो हम आयोडीन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यूज करके हमने कुछ वैल्यूज निकाली हैं, कुछ हमारे पास लुब्रिकेंट्स हैं, कुछ वेजिटेबल ऑयल्स हैं जिनकी हमने वैल्यूज निकाली हैं। लेट्स सी द वैल्यूज, आयोडीन वैल्यूज। नंबर 1 ऑयलिक एसिड। ऑयलिक एसिड की जो आयोडीन वैल्यू है वो हमारे पास है 89.86। ओके, सेकेंड वन इज लिनोइलिक एसिड, ये इसकी वैल्यू हमारे पास है 181.0। थर्ड वन इज सोयाबीन। सोयाबीन ऑयल आपने पढ़ा होगा, सोयाबीन की जो वैल्यू होती है आयोडीन वैल्यू 120 से 143 होती है। नेक्स्ट हमारा है सनफ्लावर ऑयल,
सनफ्लावर ऑयल की जो आयोडीन वैल्यू है वो 110 से 143 है। लास्ट वन ही इज कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल की जो आयोडीन वैल्यू होती है वो हमारे पास 6 to 11 होती है। ओके, ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमने फॉर्मूला से फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। जस्ट लर्न इट, मतलब इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा आयोडीन वैल्यू का। इसके बाद हमारी जो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है इमल्सिफिकेशन। क्या है आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। जो इमल्सिफिकेशन होता है, जब हम ऑयल को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो जो हमें मिक्सचर मिलता है उसको हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, इमल्सिफायर। लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इमल्सिफिकेशन मींस द प्रोसेस टू फॉर्म द इमल्जन्स। ठीक है, वो प्रोसेस जिससे इमल्जन्स बनती हैं उसको हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो इमल्सिफिकेशन प्रॉपर्टी मींस वाटर और ऑयल को मिक्स करने पे जो हमें पेस्ट मिलता है या फिर जैसे वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, उसको हम इमल्जन्स बोलते हैं। ठीक है, इमल्सिफिकेशन के बारे में और कुछ पॉइंट्स हम स्टडी करते हैं। इमल्सिफिकेशन जो है प्रॉपर्टी वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब जब भी हमें लुब्रिकेंट्स की सिलेक्शन करनी है तो हमें ये वाली प्रॉपर्टी को मतलब कि फाइंड आउट करना पड़ता है कि इमल्सिफिकेशन कितनी बनती है उसकी। क्यों? क्योंकि जो इमल्सिफिकेशन प्रॉपर्टी होती है ना, जो इमल्सिफायर्स होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स और जो भी बाहर के जो पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, जो आसपास आपकी मशीन जिस उसमें पड़ी है एटमॉस्फेयर में, वहां पे जो भी आपके आसपास जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन सबको अट्रैक्ट करती है। जब वो उस सबको अट्रैक्ट करेगी तो मशीन का जो वर्क होगा उसमें रुकावट हो जाती है। तो उसको दूर करने के लिए हमें इमल्जन्स को भी दूर करना जरूरी है। मींस जो गुड लुब्रिकेंट होते हैं उनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि वो जो है इमल्जन्स फ्री होनी चाहिए, इमल्जन उसमें कम बननी चाहिए। और अगर मान लो उसमें इमल्जन बनती है तो वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए उसके अंदर टिकी नहीं रहे, थोड़े टाइम बाद वो इमल्जन जो है वो खत्म हो जाए अपने आप ही जब मशीन वर्क करे। तो इसलिए गुड लुब्रिकेंट का चुनाव करते हुए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो इमल्जन्स ना बनाए। ठीक है, तो इमल्जन्स जो है वो वाटर प्लस ऑयल से जो भी हमारे पास स्टिकी मटेरियल बनता है उसको इमल्जन्स बोलते हैं। स्टिकी मटेरियल होने के कारण वो डस्ट पार्टिकल को अपने पास अट्रैक्ट करता है, दैट्स वाई वो मशीन के काम में रुकावट पैदा करता है। इसलिए हमें इमल्जन्स का प्रोडक्शन रोकने के लिए हमें अपने नए नए तरीके अपनाने पड़ते हैं और उसको टेस्ट करना बहुत जरूरी है। मीन जिन लुब्रिकेंट की इमल्सिफिकेशन ज्यादा होती है उन लुब्रिकेंट्स का यूज हम नहीं करते हैं, जिनकी इमल्सिफिकेशन कम होती है हम उनका यूज करते हैं। ओके, ये तो थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, लेट अस स्टडी फॉर द सिलेक्शन ऑफ द गुड लुब्रिकेंट्स हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। लुब्रिकेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मशीनरी का। ठीक है, तो मशीन जो है वो किस हिसाब से वर्क करती है वो डिपेंड करता है कि हमने लुब्रिकेशन की सिलेक्शन कैसे की है। हमें लुब्रिकेशन की जो सिलेक्शन है वो मशीनरी वर्क को स्टार्ट होने से पहले ही करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम मशीनरी वर्क के स्टार्ट होने के बाद लुब्रिकेशन की प्रॉपर्टीज को चेंज करने का सोचते हैं तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार मशीन काम करना शुरू कर देती है तो दोबारा से आप लुब्रिकेंट को चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मशीनरी पार्ट को फिर बिल्कुल क्लियर करना पड़ता है और कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता कुछ मशीनरी पार्ट्स में। ठीक है, तो हमने क्या करना है, लुब्रिकेशन की सिलेक्शन करने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि लुब्रिकेशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो वर्किंग कंडीशन में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो भी सिलेक्शन आप करेंगे उसे आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। सेकेंड वन इज द लुब्रिकेंट सिलेक्टेड शुड नाइदर बी टू थिन, ना तो वो बहुत पतला होना चाहिए लुब्रिकेशन और ना ही बहुत ज्यादा थिक होना चाहिए। ठीक है, वो मीडियम रेंज का होना चाहिए, ना तो वो जल्दी फ्लो कर जाए और ना ही उसके ऊपर टिका रहे। ठीक है, उसके बाद इट शुड नॉट फॉर्म द डिसकंटिन्यूअस लेयर। तो क्या होता है, कई बार हम बहुत पतला लुब्रिकेंट यूज कर लेते हैं या फिर बहुत थिक लुब्रिकेंट यूज कर लेते हैं, जिसके कारण बीच में दरारें पड़नी शुरू हो जाती है थिक वाले के बीच में, और जो पतले वाला लुब्रिकेंट होता है वो निकल जाता है मशीनरी पार्ट से। तो डिसकंटिन्यूअस लेयर तो बिल्कुल नहीं हमें चाहिए। ठीक है, अगर हमने प्रॉपर मशीनरी वर्क चाहिए तो लुब्रिकेशन जो है वो प्रॉपर वर्क करता होना चाहिए। तो थर्ड वन इज कि जो लुब्रिकेंट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो अंडर हाई प्रेशर भी काम करे, अंडर हैवी लोड भी काम करे। ठीक है, और प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम हार्डनेस, मीन्स मेटल जो है वो हार्ड ना हो जाए बहुत ज्यादा, उसको भी प्रिवेंट करे। ठीक है, ऐसे लुब्रिकेशन का हमने यूज करना है। उसके बाद पावर कंजप्शन को रिड्यूस करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मशीनरी जो है बहुत हार्ड वर्क करती है जिसके कारण पावर भी ज्यादा यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंप्रूव द सरफेस फिनिश, कि सरफेस जो है वो हमारा प्लेन रहे,
ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, लुब्रिकेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो सरफेस भी हमारा जो है वो उखड़ जाता है या कहीं कहीं से टूट जाता है, क्रैक हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे लुब्रिकेशन को सिलेक्ट करने क्राइटेरिया। इसके अलावा डिफरेंट मशीनरी के लिए हमें डिफरेंट टाइप से लुब्रिकेशन की सिलेक्शन करनी होती है। तो हम वन बाय वन ये स्टडी करेंगे कि हमें कौन सी मशीनरी के लिए किस टाइप की लुब्रिकेशन की सिलेक्शन करनी है। तो लेट अस सी सम केसेस। सबसे पहले देखिए कि लुब्रिकेंट्स जो हम कटिंग टूल्स के लिए यूज करते हैं, हमारे पास दो टाइप के कटिंग टूल्स होते हैं। जो हैवी कटिंग टूल्स होते हैं, जो बहुत बड़ी मशीनरीज होती है जिसमें हम डायरेक्टली, जैसे आपने देखा होगा, जिसमें हम डायरेक्टली लक्कड़ वगैरह डाल देते हैं। लक्कड़ के काटने के लिए जो मशीन यूज की जाती है, या फिर आरी वगैरह जो लाइट कटिंग मशीन होती हैं उनके लिए जो लुब्रिकेंट्स यूज किए जाते हैं। तो लुब्रिकेंट्स जो कटिंग टूल्स के लिए यूज किए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज वही होनी चाहिए जो मैंने आपको अभी बताया था, कि वो वियर एंड टियर को रिड्यूस करते हैं। कि ऐसा नहीं है हम किसी को कट कर रहे हैं और वो टूट जाएगी, उसको उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए लुब्रिकेंट की कि वो आसानी से स्मूथली किसी भी चीज को कट कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कि वो मेटल की हार्डनेस को प्रिवेंट करेगी, ताकि मेटल हार्ड ना हो, क्योंकि कटिंग टूल की अगर हार्डनेस होती है तो कटिंग टूल खुद टूट जाता है, इसलिए कटिंग टूल की हार्डनेस जो है वो कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंप्रूव द सरफेस फिनिश, कि वो मेटल जो कटिंग गियर है उसकी सरफेस पे जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्मूथ होना चाहिए वो, और वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो पावर कंजप्शन को रिड्यूस करे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कि हैवी कटिंग टूल्स के लिए हम मिनरल ऑयल एंड एडिटिव्स का यूज करते हैं, और लाइट कटिंग टूल्स के लिए हम ऑयल इमल्जन्स का यूज करते हैं। मींस ये इस टाइप के लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। ये तो हमारा पहला टाइप होगी। सेकंड टाइप हमारा है फॉर द गियर्स मतलब कुछ पार्ट्स, ठीक है, जो हैवी मशीन्स में यूज होते हैं। तो उसके लिए आपको ऐसा लुब्रिकेंट यूज करना पड़ता है, क्योंकि जो गियर्स होते हैं वो हाई प्रेशर के अंडर काम करते हैं या हाई लोड के अंडर काम करते हैं। तो उसमें ऐसा लुब्रिकेंट होना चाहिए जो कि आसानी से इतना हैवी वर्क देख के रिमूव ना हो जाए। तो ऐसा लुब्रिकेंट होना चाहिए जिसकी ऑयलीनेस ज्यादा होती है और जो जिनकी थिकनेस भी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तो इन गियर्स लुब्रिकेंट सब्जेक्टेड टू द एक्सट्रीम प्रेशर, तो उसकी गुड ऑयलीनेस होनी चाहिए, थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए हम सोप्स एंड क्लोरीन से मिक्स जो सॉल्ट होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, हम उनका यूज करते हैं इन द लुब्रिकेंट्स। तो ये हमारे टू टाइप्स की यूजेस है डिफरेंट गियर्स में। इसके बाद हमारे पास और भी हैं, लेट्स स्टडी। नेक्स्ट है हमारा फॉर द इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन के लिए जो हम फ्लूइड यूज करते हैं, जो हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो उसकी ये होनी चाहिए कि उसका विस्कोसिटी इंडेक्स बहुत हाई होना चाहिए। विस्कोसिटी इंडेक्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। विस्कोसिटी इंडेक्स मतलब कि टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ उसकी विस्कोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसा लुब्रिकेंट हमने यूज करना है, क्योंकि मशीनरी हम यूज करते हैं, कई बार टेम्परेचर लो हो जाता है, कई बार टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो ऐसा लुब्रिकेंट हमारे को बिल्कुल नहीं चाहिए जो कि टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ अपनी विस्कोसिटी चेंज करता है, विस्कोसिटी। ठीक है। तो विस्कोसिटी इंडेक्स उसका हाई होना चाहिए। विस्कोसिटी डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। सेकेंड वन इज उसकी वोलेटिलिटी लो होनी चाहिए। वोलेटिलिटी लो का मतलब कि वो जल्दी से इवेपोरेट नहीं हो जाएगा, मींस जैसे हमने अप्लाई किया वैसे ही इवेपोरेट हो जाएगा, तो उसका कोई यूज नहीं रहता, इसलिए उसकी वोलेटिलिटी हमारी लो होनी चाहिए। थर्ड वन इज उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीटिंग इफेक्ट होने के कारण वो मतलब ब्रेक ना हो जाए या उसका इफेक्ट कम ना हो जाए, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी मींस कि स्टेबल होकर काम करना बहुत जरूरी है। जिस कंडीशन में वो अप्लाई किया गया है उसी कंडीशन में वो वर्क करेगा, मींस वो कुछ और फॉर्म में चेंज नहीं होगा, उसको हम थर्मल स्टेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि इस इंटरनल कंबशन इंजन के लिए हम पेट्रोलियम ऑयल या फिर उसके अंदर कुछ एडिटिव्स ऐड करते हैं। पेट्रोलियम ऑयल के साथ कुछ हम मिनरल ऑयल्स या फिर वेजिटेबल ऑयल का मिक्सर बना लेते हैं, तो उसका यूज करेंगे हम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में हमारे पास हम ऐसा लुब्रिकेंट यूज करेंगे जिनमें हाई वेटिंग कैरेक्टर होता है, मीन स्टीम के साथ भी काम करने की कंडीशन में वो होने चाहिए। स्टीम मतलब कि पानी के साथ मिक्स होने के बाद भी वो वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। तो ऐसी उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसकी हाई वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। और इसके लिए हम कंपाउंडेड ऑयल का यूज करते हैं। कंपाउंडेड ऑयल क्या होते हैं, जो 2 ऑयल या 3 ऑयल को मिक्स करने पे जो ऑयल बनता है उसको हम कंपाउंडेड ऑयल बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टीम टरबाइंस। स्टीम टरबाइंस में कई बार क्या होता है कि स्टीम की लीकेज या फिर कूलिंग होनी शुरू हो जाती है। स्टीम की लीकेज और कूलिंग होने के कारण जो लुब्रिकेंट्स है वो इमल्जन्स में चेंज होने शुरू हो जाएंगे। इमल्जन्स का आपको मैंने पहले बताया था कि इमल्जन्स जो है वो डस्ट को कैरी करते हैं, डस्ट को पकड़ते हैं। ठीक है। आसपास जो जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको भी वो पकड़ते हैं, इसलिए हमें स्टीम टरबाइंस को ऐसे मतलब लुब्रिकेंट्स होने चाहिए जो कि
डी इमल्सिफिकेशन हो, डी इमल्सिफायर्स हो जो कि इमल्जन्स ना फॉर्म करें, ठीक है। तो ये तो थे हमारे नेक्स्ट 3। इसके बाद हम आगे वाले टॉपिक्स देखते हैं। अपने 2 टॉपिक और रह गए हैं हमारे, जो जिसमें हमने लुब्रिकेंट्स की सिलेक्शन के बारे में मैंने आपको बताना है, ठीक है। लेट्स सी कौन से 2 टॉपिक हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारे पास डेलिकेट मशीनरी के लिए। डेलिकेट मशीनरी का मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि डेलिकेट मशीनरी होती है स्विंग मशीन, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, वॉचेस, इस टाइप की जो मशीनरी होती है वो डेलिकेट मशीनरी होती है। और इस टाइप की मशीनरी के लिए हमें थिन वेजिटेबल ऑयल या फिर एनिमल ऑयल का यूज करते हैं हम एज अ लुब्रिकेंट। लास्ट वन इज लुब्रिकेंट, जो कि उन मशीन्स के लिए यूज होता है जिनके अंदर हमारे पास बहुत हाई प्रेशर लगता है या फिर जिनकी स्पीड बहुत लो होती है, जैसे ट्रैक्टर रोलर, ठीक है, या फिर कंक्रीट मिक्सचर करती है जो मशीन, ठीक है। तो उन मशीन्स में क्या होता है, कंटिन्यूस लेयर नहीं बनाती है थिन ऑयल और जो भी वेजिटेबल ऑयल और लिक्विड होते हैं। तो इसके लिए हमें एक सॉलिड लुब्रिकेंट का यूज करना है। सॉलिड लुब्रिकेंट आपने पढ़ा है कि ग्रेफाइट एंड जो मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड था उनका हम यहाँ पे यूज करते हैं ताकि वो एक कंटिन्यूस लेयर बना के रखे और जल्दी से वो ब्रेक ना हो, ठीक है। तो ये तो थे हमारे लुब्रिकेशन को सिलेक्शन करने के लिए, अलग अलग ऑपरेटर्स के लिए किस किस टाइप से हम लुब्रिकेशन की सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा अब हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास एक विस्कोसिटी ग्रेड की एक सोसाइटी है जिसको हम बोलते हैं सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ठीक है। जो सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स हैं उन्होंने जितने भी लुब्रिकेंट्स हैं उनको कुछ ग्रेड्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो हमारे पास 2 टाइप के ग्रेड्स में उन्होंने सारे लुब्रिकेंट्स को डिवाइड किया है उनकी विस्कोसिटी के बेसिस पे। तो विस्कोसिटी ग्रेड के हिसाब से उन्होंने डब्ल्यू ग्रेड के में डिवाइड किया है। डब्ल्यू ग्रेड दैट डिफाइन द लो टेम्परेचर विस्कोसिटी एंड द स्ट्रेट ग्रेड दैट डिफाइन द हाई टेम्परेचर विस्कोसिटी, ठीक है। तो सही ने मतलब कि 2 टाइप के ग्रेड्स को डिफाइन किया था। तो कुछ मैं आपको सिर्फ 2-3 आपको बता रही हूँ फॉर योर नॉलेज। तो सही ने जो ग्रेड दिया है 0 का, वो दिया है उसकी जो मतलब अलग अलग वर्क है। क्रैंकिंग जो है इस 6200 @ 35। और जो हमारे पास नेक्स्ट है सही ने 5 जो डब्ल्यू दिया है वो 66 @ 30। और पंपिंग की जो वेटेज है वो हमारी है 60,000 @ 40। और नेक्स्ट वाले की है 60,000 @ 35। और काइनेमेटिक्स मीन्स कि घूमना मीन्स, ठीक है। तो उनकी जैसे मशीन वर्क करती है तो उनकी क्या कैपेबिलिटी है, तो वो है 3.8 मिनिमम और 3.8 मिनिमम इतनी होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत है बट आप इसकी थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए ताकि आपको ये यूजफुल रहे, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारी टाइप है कटिंग फ्लूइड्स, ठीक है। ये जो फ्लूइड है कटिंग फ्लूइड, इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एज अ टाइप ऑफ कूलेंट यूज होते हैं, ठीक है। कूलेंट एंड लुब्रिकेशन दैट आर यूज्ड इन द मेटल वर्किंग प्रोसेसेस, मतलब मेटल के वर्किंग प्रोसेसेस में यूज होती है। मेटल मतलब जो मशीनरी में जो मेटल लगती है उनके लिए यूज होती है, ठीक है। प्रोसेसेस ऑफ मशीन एंड स्टैंपिंग्स, ठीक है। तो हमारे पास कटिंग फ्लूइड्स जो हैं उनके अंदर ऑयल वाटर मींस इमल्जन, ठीक है, जेल्स, इस ये टाइप्स इंक्लूड हैं। इसके अलावा हमारे पास 4 टाइप के मेन जो है कटिंग फ्लूइड होते हैं। नंबर 1 इज लिक्विड, ओके, नंबर 2 इज पेस्ट एंड जेल्स, नंबर 3 इज एरोसोल और नंबर 4 इज CO2 कूलेंट, ठीक है। तो हमारे पास लिक्विड जो है, लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड जो है वो हमारे पास सिंथेटिक लिक्विड है, ठीक है। सिंथेटिक लिक्विड जो मशीन में इन वर्किंग कंडीशन हम यूज करते हैं। तो लिक्विड हमारे पास सबसे पहले है सिंथेटिक लिक्विड, ठीक है, जो कि इमल्जन होती हैं, इमल्जन बेस्ड ऑन वाटर, ठीक है, यूज्ड इन मशीन ड्यूरिंग वर्किंग प्रोसेस। मतलब वर्किंग कंडीशन में हम इस लिक्विड का यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन इज पेस्ट एंड जेल्स। जो पेस्ट एंड जेल्स है वो हमारे पास ड्रिलिंग और टेपिंग वाली मशीन्स में यूज करते हैं। जो ड्रिलिंग और टेपिंग के लिए जो मशीन यूज करते हैं उनमें यूज होती है, ठीक है। पेस्ट और जेल्स, आपको पेस्ट और जेल्स का मीन तो पता ही है। जेल्स मीन जैसे एक जेली टाइप सब्सटेंस होता है उसको जेल्स बोलते हैं। पेस्ट एक सेमी सॉलिड जो लुब्रिकेंट होता है उसको हम पेस्ट बोलते हैं, ठीक है।
तो थर्ड वन इज एरोसोल। एरोसोल का आपने नाम सुना है, एरोसोल को एज अ स्प्रे यूज किया जाता है किसी मशीन में। अगर हमने लुब्रिकेंट अप्लाई करना है तो एज अ स्प्रे हम यूज कर लेते हैं उसको, एरोसोल को। और लास्ट वन इज CO2 कूलेंट। CO2 कूलेंट हम रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं या फिर जहाँ पे हाई प्रेशर अप्लाई होता है जिन मशीनरी पार्ट में, एज अ कूलेंट उसको यूज करते हैं, CO2 कूलेंट। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कूलेंट। तो ये तो थे हमारे कुछ कटिंग फ्लूइड्स। और अब हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस कि कटिंग फ्लूइड्स की कुछ एप्लीकेशंस क्या हैं। लेट अस स्टडी। जो कटिंग कूलेंट होता है उसको हम 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 मेथड्स होते हैं उसको अप्लाई करने के, कटिंग कूलेंट को। सबसे पहला मेथड है मैनुअल एप्लीकेशन। मैनुअल का मतलब क्या होता है कि हम अपने हाथों का इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ के ऊपर लुब्रिकेंट लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है, दरवाज़ा जो है, जो डोर्स होते हैं उनमें, उनके जो पेच होते हैं उनमें से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो उन आवाज़ों को बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने हैंड से ऑयल लेते हैं थोड़ा सा और उनके पेज पे लगा देते हैं, जिससे कारण वो आवाज़ें आनी बंद हो जाती है और जो डोर है वो ओपन और बंद होते हुए स्मूथली वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी मैनुअल एप्लीकेशन। सेकेंड वन इज फ्लड एप्लीकेशन। फ्लड एप्लीकेशन, फ्लड मतलब एकदम से भाव तेजी से आ जाना। तो उसके लिए आप एक पाइप का यूज करोगे और वो पाइप डायरेक्टली, उसका जो नोजल होगा, जो उसका एंड पॉइंट होगा, वो मशीनरी पार्ट के अंदर होगा। मशीनरी पार्ट में वो पाइप जाएगा और वहां पे वो फ्लूइड जो भी हमारा लुब्रिकेंट होगा हम उसको डायरेक्टली उसके अंदर भेज देंगे, ठीक है। लास्ट वन इज मिस्ट। मिस्ट मतलब जैसे आप स्प्रे करते हो ना, तो वो मिस्ट होती है। तो मिस्ट के लिए आप स्प्रे का यूज कर सकते हो, स्प्रेयर का यूज कर सकते हो। तो ये हमारी तीसरी एप्लीकेशन, मिस्ट मतलब यूज एज अ स्प्रेयर। तो ये हमारी 3 एप्लीकेशन होगी कटिंग इसमें टूल्स में। इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं लुब्रिकेंट्स, ठीक है। तो लास्ट वन इज है कि कटिंग टूल को सिलेक्ट करते हुए हमें कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक है कि सिलेक्शन करते हुए कटिंग टूल्स के लुब्रिकेंट्स के हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। तो नंबर 1 इज, सबसे पहले तो आपको मटेरियल ऑफ मशीन का ध्यान रखना है। मटेरियल ऑफ मशीन कि मशीन जो है वो किस टाइप के मटेरियल से बनी है, हम उसके अकॉर्डिंग मेथड ऑफ एप्लीकेशन यूज करते हैं, ठीक है। और सेकेंड वन इज टाइप ऑफ कटिंग ऑपरेशन। किस टाइप का ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं, मीन्स वो जो टूल है वो किस टाइप के ऑपरेशन के लिए हम यूज करते हैं, क्या किया जाता है उससे। नेक्स्ट वन इज मशीन की स्पीड पे डिपेंड करता है कि मशीन की स्पीड जो है वो स्लो है कि फास्ट है। फोर्थ वन इज एक्यूरेट डिलीवरी ऑफ कूलेंट, मतलब कि जो कूलेंट की डिलीवरी है वो एक्यूरेट प्लेस पे होनी चाहिए, तभी वो मशीन जो है प्रॉपर वर्क करेगी। अदरवाइज अगर आप इधर उधर कूलेंट जो भी आप लुब्रिकेंट अप्लाई कर रहे हो इधर उधर अपनी प्लेस से रिमूव हो जाता है, तो वो कूलेंट भी मशीन भी वर्क नहीं करती है ढंग से। लास्ट वन इज टाइप ऑफ कटिंग टूल। टाइप ऑफ कटिंग टूल, ठीक है। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं कटिंग टूल्स को। तो ये हमारा लुब्रिकेंट चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। आई होप आपको सारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी एंड थैंक यू सो मच।